तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप ऐसे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर जो है वो आपको सभी को पता है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी है। और इस इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी कर चुके हैं। पूरा चैप्टर एक बार हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों के लिए हम एक बहुत बेहतर सी क्लास लेकर के आए हैं, और जिस क्लास में हम लोग करेंगे भैया विद्युत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे न्यूमेरिकल को जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार फटाफट से कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप आज के इस वीडियो के लिए रेडी हैं। फायर इमोजी कमेंट सेक्शन में आनी चाहिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ जी, आप सभी के सभी तैयार हैं। तो मैम, कितने सारे बच्चे हमारे साथ अभी यहाँ पे लाइव दिख रहे हैं आपको? 407। अभी धीरे धीरे करके बढ़ेंगे और बच्चे एक साथ बढ़ेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और आज सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, ऐसा भी मुझे पूरा यकीन है ना। अब देखो जरा, जब हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं बच्चों, थोड़ा मोटिवेशन भी जरूरी होता है। यहाँ पे कुछ लाइन है जो आपके लिए है। क्या है ये लाइन? जरा आप ध्यान से देखो। लिखा है कि विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। विद्यार्थी जीवन में आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं सोचनी चाहिए कि भैया ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप हर चीज कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बस आपको क्या करना है? हार नहीं माननी है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस नहीं पूरा होगा। बहुत सारे बच्चों ने शुरू में सपना देखा होगा कि मैं बोर्ड एग्जाम में 95% लाऊंगा, पर अभी वो मेहनत उतनी नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आज का दिन है ना आपके पास, आज से शुरुआत कर दो। आज से शुरुआत कर दो, और आज से जब आप शुरुआत करोगे तो पीछे मुड़ के मत देखना कि आपने क्या किया। बस आपको आगे बढ़ना है। पीछे मुड़ के देखोगे ना तो फिर आप हार जाओगे। ठीक है, तो लाइन है हमारे पास कि विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। वही हार जाता है जो वास्तव में लड़ा नहीं होता है। तो क्या आज की इस क्लास को स्टार्ट किया जाए? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिएगा। कल मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया है ना, क्योंकि मुझे फीवर था। मैंने बिल्कुल लास्ट टाइम पे आप लोगों की क्लास का शेड्यूल जो है वो चेंज किया, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। लेकिन अब हेल्थ से बढ़कर आगे क्या ही हो सकता है, सभी को पता है। कभी कभी तो हम हेल्थ ना भी अच्छी होती है तब भी आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। मैम, क्या आप पोल के लिए रेडी हैं? ओके, तो पहला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखा हुआ है कि भैया विद्युत धारा का मात्रक क्या है। अब ये प्रश्न पूछा गया है और इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। एक है एम्पियर, एक है कूलाम प्रति सेकंड, एक है उपरोक्त दोनों, और एक है इनमें से कोई नहीं। मैम, मेरे बच्चों को पोल दे दीजिए और फटाफट से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं बच्चे आंसर क्या कर रहे हैं। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। वेरी गुड। स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट हो ही चुका है, बस इसका आंसर बताया जाए। मैम, कितने बच्चे इसका आंसर ए कर रहे हैं? कोई बात नहीं। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है ना। यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। और इसे हम लोग आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला और भी जानते हैं कि भैया आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, और क्यू होता है आवेश। और बच्चों इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है बच्चों? कूलाम मात्रक हो जाता है इसका। और उसके बाद बटे में सेकंड का टाइम का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है। यानी इसका एक और मात्रक भी हो सकता है, एम्पियर भी हो सकता है और कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है। इसलिए भैया इसका जो करेक्ट आंसर मैच करेगा वो उपरोक्त दोनों। और इसी में आप लोगों से क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। तो भैया अगला प्रश्न दिया जाए, एक बार फटाफट से बता दो। क्या अगला प्रश्न दिया जाए आप लोगों को? बहुत बढ़िया। मैम, आप हमें बताएंगी कि हमारे कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं करेक्ट, फटाफट से। वेरी गुड। बस एक सेकंड का वेट मेरे प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को पोल टाइम से मिलनी चाहिए। लीजिए मैम, आप पोल दे दीजिए बच्चों को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये लिखा हुआ है कि विद्युत, क्या लिखा हुआ बेटा? कि विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत दिशा में, या फिर सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। देखो बच्चों, एक बात और भी बोलना चाहेंगे।
दशहरा का माहौल चल रहा है और दशहरा हर साल आएगा, पर बोर्ड एग्जाम हर साल देने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस साल, इस वर्ष आपको त्योहार नहीं मनाने हैं, आपको पढ़ना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बोला गया कि विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है। लिखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। ये है हमारे पास एक सेल, इसका हमने माना ये धन सिरा और इसका हमने माना एक ऋण सिरा। अब आपको यहाँ पे एक मैं बल्ब लगा करके दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब आपको सभी को पता है कि भैया जो धारा बहेगी वो ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी धारा और वापस से इधर एंट्री करेगी। परंतु हमसे बोला गया कि भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में अगर धारा ऐसे बहती है ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे बहते हुए आएंगे उल्टी दिशा में। यानी कि जिधर जिधर मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जिधर जिधर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उसके विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। सेल के ऋण सिरे से कभी भी धारा नहीं निकलती, हमेशा धन सिरे से निकलती है। इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अगर ऐसा ऑप्शन होता कि सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, तो फिर करेक्ट आंसर होता। यानी कि सही जो आंसर मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है कि भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में। तो मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर जो दिया है वो बी दिया है? 67%। वेरी गुड। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो ये लिखा हुआ है कि विभवांतर को, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अमीटर जो होता है ना बच्चों, वो किसको मापता है? धारा को मापता है। यानी कि अमीटर को बोलते हैं हम लोग धारा मापक यंत्र। जो अमीटर होता है वो धारा को मापता है, तो अमीटर है धारा मापक यंत्र। और जो वोल्टमीटर के बारे में बात करें तो भैया ये जो है ना वो विभव और विभवांतर मापक यंत्र कहलाता है। तो करेक्ट आंसर होगा कि भैया विभवांतर को मापना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर भी धारा को मापता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सूक्ष्म धारा को मापता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वोल्टमीटर। सभी को क्लियर है ना? आगे चलें। सर डेली क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा डेली क्लास तो कर रहे हैं, सिर्फ मैंने सैटरडे को क्लास नहीं किया है और मैंने कल क्लास नहीं किया है ड्यू टू हेल्थ इश्यू, है ना। वो तो आप हमें देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 दिन क्लास नहीं किया, बाकी तो मैं अप्रैल से बराबर पढ़ा रहा हूं। शायद ही किसी दिन कोई एब्सेंट हुआ हो, है ना। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो ये लिखा हुआ है कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है। इसका आंसर दे दिया, समझ लो आप पढ़ रहे हो। 1 वोल्ट क्या कहलाएगा? अब देखो ध्यान से समझना, यहां हमारे पास जूल है, सेकंड है, जूल है, कुलाम है, जूल है, एम्पियर है। यानी जूल है और वोल्ट या विभव का मात्रक होता है, और जूल यानी कि डब्लू ऊर्जा का मात्रक। अब इसका मतलब है कि मुझे डब्लू और वी के बीच में एक संबंध चाहिए। तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूं कि भैया वोल्ट निकालना है तो वी बराबर होता है डब्लू बटे क्यू। यही होता है बेटा, होता है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि वी का मात्रक वोल्ट होता है तो भैया ये वोल्ट हो गया, और डब्लू का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है। और क्यू यानी कि आवेश, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम। तो बच्चों करेक्ट जो आंसर हो गया वो क्या हो गया कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। तो करेक्ट आंसर कौन सा मैच करेगा? 1 जूल प्रति कूलाम। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है ना? 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर बराबर क्या हो सकता है, ये भी तो आ सकता है। वो आगे प्रश्न हम लेकर के आए हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि एक जो अमीटर है उसको कैसे जोड़ा जाता है परिपथ में, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? नोट कर लो, काम आएगा। नोट कर लो, काम आएगा। क्या काम आएगा? देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लो बच्चों जरा ध्यान से सुनना, बस 1 सेकेंड। मान लीजिए कि आपके पास ये एक बल्ब है, ये बल्ब जला दिया सर ने ऐसे, ठीक। अब उसके बाद ये मैं यहाँ पे एक अमीटर लगा दूं ऐसे, अमीटर। फिर उसके बाद मैं एक यहाँ पे सेल लगा दूं। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि इस अमीटर को हमेशा हम कैसे क्रम में जोड़ेंगे बेटा? हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे।
कैसे जोड़ेंगे? हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो अमीटर जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर जोड़ा जाएगा हमेशा समांतर क्रम में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका श्रेणी क्रम। मैम कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है? जल्दी से बता दो कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। एक बच्चा लिख रहा है हमारे पास, देख रहे हैं हम आपकी कमेंट्स। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले भाई स्टार्ट करें, आगे कंटिन्यू किया जाए। चलो अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये प्रश्न है कि भैया वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? अमीटर को तो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, पर वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? चित्र बना के भी दिखाइए सर। तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यह है हमारा एक बल्ब, यह है हमारा एक बल्ब ऐसे, ठीक। और अब मैं यहां पे वोल्ट मीटर जोड़ना चाहता हूं। तो वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाएगा? देखो जरा ध्यान से, ऐसे एक प्रतिरोधक लगा देंगे और इस तरीके से वोल्टमीटर हो जाएगा ऐसे, ठीक। और ऐसे करके हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो ये समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टमीटर। कोई प्रॉब्लम मैम? तो ये आ गया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कैसे जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम। ठीक है, क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? भाई क्लास को शेयर कर दो। आज बच्चों की संख्या मुझे कम दिख रही है, मुझे लगभग अभी यहाँ पे 17 से 1800 बच्चे दिख रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं था। मुझे पता है कि आप दशहरा की वजह से आप दशहरा मना रहे हो, है ना, छुट्टियां आप मना रहे हो, पर काम ऐसे चलेगा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और अभी नहीं करोगे तो आगे दिक्कत होगी। चलो अगला जो प्रश्न है बच्चों वो ये है कि 1 एम्पियर क्या कहलाता है? 1 एम्पियर क्या कहलाता है? अब देखो ध्यान से, कूलाम है, सेकंड है कूलाम है, जूल है, एम्पियर है। अब 1 एम्पियर का एम्पियर के साथ तो संबंध नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला कट गया भैया। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब एम्पियर यानी कि धारा का मात्रक है, यानी आई, और कूलाम यानी कि बेटा क्यू, और सेकंड यानी कि टी, यानी आई क्यू और टी, इनके बीच में हमें एक संबंध चाहिए। और ऐसा संबंध चाहिए कि आई जो है ना वो एक तरफ होना चाहिए। तो आई बराबर होता है क्यू बटे टी। क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू बटे टी, यानी कि आवेश बटे समय। तो ये जो क्यू देख रहे हो, ये इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। और जो अब ये समय देख रहे हो, ये टी, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है सेकंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मैम हमारे कितने बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर ए दिया है? एक बार फटाफट से बताइएगा। सर आप हमें बहुत प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल, हर बच्चे को करते हैं भाई हम। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक इतनी बात। अगला है हमारे पास कि विभवांतर और धारा का अनुपात क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा गया है। आपसे बोला गया है कि अगर आप विभवांतर और धारा का अनुपात निकालेंगे, अगर आप विभवांतर बटे धारा करेंगे तो इसका जो अनुपात निकल करके आता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी ये विभवांतर और धारा का अनुपात अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? बोलो। विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को हम प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे चालक तार की प्रकृति और साथ ही साथ तापमान आदि में ना परिवर्तन किया जाए तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है, और इसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और ये ओम का नियम होता है। समझ गए? तो करेक्ट आंसर मैच करेगा इसका कौन सा? विभव नहीं होगा, प्रतिरोध इसका करेक्ट आंसर होगा। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर प्रतिरोध दिया है? 61%। सब बस ऐसे ही आंसर करते रहो, और ऐसे ही आंसर करते रहोगे तो भैया बहुत मजा आएगा। और देखो इस चैप्टर को अच्छे से हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पे प्रश्न कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में, तो आप फटाफट से आंसर करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद अगला है हमारे पास, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? अब आपने 4 कारक पढ़े थे,
कौन कौन से कारक पढ़े थे बताओ फटाफट से, वेट कर रहे हैं हम, फटाफट से जल्दी से। वेरी गुड, है ना। तो चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो 4 बातें आपको याद रखनी है भैया। क्या? 4 कारक आपको याद रखने हैं। और वो 4 कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज है कि आर जो होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर। अगर चालक तार की लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। साथ ही साथ चालक तार का के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो दूसरा, अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। फिर उसके बाद चालक तार के ताप पर निर्भर करेगा, उसके टेम्परेचर पर, और चालक तार की प्रकृति पर, यानी वो तांबे का तार है कि चांदी का तार है, इन सब के ऊपर निर्भर करेगा। तो सही जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा कि भैया सभी पर निर्भर करेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बोलता हूं, मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। ये चैप्टर हमने आपको 1 शॉट में कराया है 3 घंटे में। 3 घंटे में इसी जगह पर आपको खड़े खड़े पढ़ा कर गया हूं। और साथ ही साथ फिर मैंने 1 घंटे का 50 मिनट का और एक्स्ट्रा लेक्चर और लिया था, जिसमें मैंने 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चंस कराए थे जो हर साल बोर्ड पेपर में आते हैं। अब अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बेटा आपकी गलती है ना। कि आप लोग सोचते हो ना कि भाई मुझे ये नहीं मिलता, मैं कैसे करूं, मैं तो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे पढूं, मुझे कोई टीचर नहीं पढ़ाता, मैं कैसे करूं। मैं हूं ना, क्यों परेशान हो आप। मैंने आपको ये चैप्टर 3 घंटे इस जगह पर खड़े खड़े पढ़ाया, और जिस दिन पढ़ाया उस दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। फिर मैंने 1 दिन का रेस्ट भी लिया था उसके बाद, है ना। सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है। शायद रेस्ट नहीं लिया था, उसके 1 दिन बाद पढ़ाया था फिर, और हमने रेस्ट लिया था। तो अगला बच्चों हमारे पास प्रश्न है, वो ये लिखा हुआ है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ओम होता है, या वोल्ट होता है? ठीक, तो पहले जरा ध्यान से सुनना। प्रतिरोध यानी कि आर, और आर को क्या बोलते हैं? आर एक चालक तार का गुण होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जो धारा के बहने का विरोध करता है, जो धारा के बहने का विरोध करता है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। और इसका संकेत बनाते हैं हम लोग इस तरीके से, ओम का संकेत। ये ओम किसके नाम पर पड़ा था? क्या कोई लिखकर बता सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम किसके नाम पर पड़ा है? तो भैया नाम याद कर लो, जॉर्ज साइमन ओम। 2024 में पूछा गया है, तो इसलिए सीरियस लेकर के आंसर करना। किसके नाम पे पड़ा है? जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे। दिव्यांशी मैम, बच्चों की संख्या कितनी है अभी? लगभग 1750-1800 बच्चे हैं। पर मैम इन बच्चों ने एक काम नहीं किया है, इन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो फिर ये वीडियो और बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है, अगला जो चीज बोली गई है वो क्या है कि भैया प्रतिरोध का मात्रक बता दो। इसका आंसर दे दो मुझे। अगला प्रश्न है, ऑप्शन चेंज है, क्या मात्रक होगा प्रतिरोध का? जल्दी से बताएं। ए बी सी डी, क्या मात्रक होगा? वेरी गुड, बताइए क्या मात्रक होगा। बहुत बढ़िया मैम, पोल दे दिया आपने। हाँ 11 नंबर की पोल दे दीजिए बच्चों को जल्दी से। ए बी सी डी, बहुत सारे बच्चों को हम देख रहे हैं कि भैया बी आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, मोस्टली बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड मैम, बताइएगा कितने बच्चे कौन सा आंसर कर रहे हैं, कितने परसेंट? 50% बच्चों का आंसर बी है, जो कि गलत है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ओम होता है, ओम मीटर नहीं होता। तो ओम मीटर कैसे हो जाएगा? वो तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो अब यहां पे फंस गए आप। प्रतिरोध को हम लोग आर से लिखते हैं, और आर बराबर होता है वी बटे आई। और वी का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है वोल्ट। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक चीज का मात्रक एक ही होगा, बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यहां तक आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि भैया करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी। मैम
सी बच्चे बहुत कम आंसर कर रहे थे ना, 35%। तो आप सोचिए कि आपसे कहां पर गलती हो रही है। आपसे गलती हो रही है कॉन्सेप्ट में, आपसे गलती हो रही है कि आप चीजों को रट रहे हो, आपसे यही गलती हो रही है और आप चीजों को समझ नहीं रहे हो, है ना बच्चों। इसलिए कहते हैं कि आप जहां भी पढ़ो, जहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता हो। इस चैप्टर को मैंने 3 घंटे में पढ़ाया है और मैंने कोई भी चीज रटाई नहीं है। मैंने कहा कि भाई ऐसे करके ये आता है, ऐसे समझते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब इसका भी मात्रक आपको रटना नहीं है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं रो से, और रो का फॉर्मूला होता है RA/L, ये होता है फॉर्मूला। अब आप देखो, R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। A का यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और L यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब आप दिमाग लगाइए, ये मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा ओम और मीटर। आपको रटना नहीं है, फिर से समझाते हैं। रो बराबर होता है राल, RA/L। R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर और L का मात्रक मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा ओम मीटर। तो ये आ गया भैया हमारे पास ओम मीटर। चलो अब आपसे एक प्रश्न और पूछते हैं, देख पाते हैं कि आप आंसर कर पाते हो कि नहीं। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक आपने पढ़ लिया, आपने विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पढ़ लिया। अब मुझे ये बताओ कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। अब आप मुझे बताओ कि प्रतिरोधकता का मात्रक बताओ क्या होता है। देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। प्रतिरोधकता का मात्रक फटाफट से बताइए, बताइए कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, टाइप करके बताइए। और मैम बताइएगा बच्चे क्या लिख रहे हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, फटाफट से। सर आपने आंतरिक प्रतिरोध नहीं पढ़ाया बेटा, बताया तो था कि सेल के द्वारा जो घोल लगता है उसे ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, है ना। चलिए, क्या है प्रतिरोधकता का मात्रक, कुछ नहीं होता। अरे होता है बेटा, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, और विशिष्ट प्रतिरोध का भी मात्रक होता है ओम मीटर। ये दोनों चीज एक ही हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को भी हम लोग रो से ही लिखते हैं और प्रतिरोधकता को भी हम लोग रो से ही लिखते हैं, समझ गए। तो प्रतिरोध का मात्रक पढ़ा, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पढ़ा। अब हम आपसे पूछते हैं कि प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है। आप कंफ्यूज मत होना बेटा, प्रतिरोधक का मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह एक प्रकार का तार होता है। फिर से सुनिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोधक का कोई मात्रक नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का तार होता है। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और दोनों के मात्रक ओम मीटर होते हैं। मैंने पूरा रिपीट कर दिया मेरे बच्चों, ठीक है। आ गई बात समझ में। अगला प्रश्न हमारे पास आया, ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत आसान है, कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार से जोड़ें कि जो संयोजन का कुल प्रतिरोध आए वो अधिकता माना चाहिए, यानी वो ज्यादा आए। अब ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पास 2 ओम का एक प्रतिरोधक है, एक 3 ओम का प्रतिरोधक है और एक 6 ओम का प्रतिरोधक है। आपको चाहिए कि भैया प्रतिरोध जो इनको जोड़ने के बाद आए, कुल प्रतिरोध, वो अधिकतम आए। तो अब ध्यान से सुनिए, मेरी बात को नोट करिएगा। अगर आपको अधिकतम प्रतिरोध निकालना हो, यानी कि प्रतिरोध का मान सबसे ज्यादा निकालना हो, अधिकतम प्रतिरोध निकालना हो, तो उसके लिए आप जो जोड़ोगे वो आप जोड़ोगे श्रेणी क्रम में। यानी कि आप 2 को, 3 को और 6 को जोड़ दो, कितना आंसर आएगा, सीधे सीधे जोड़ दो। 2 3 5 6 11, 11 ओम आएगा। पर अगर आप इसको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो जो भी आंसर आएगा वो 2 से भी कम आएगा। जोड़ के देख लो, 1/2, 1/3, 1/6, जोड़ के देख लेना।
दो से भी कम आंसर आएगा। यानी कि अगर आपको अधिकतम चाहिए तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, तो आप इसको समांतर क्रम में जोड़ोगे। तो क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। इसके बाद आता है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? बोला जा रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं, इनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। और अब आपसे बोला गया है कि भैया तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? बोलो, क्या आएगा? कुछ नहीं करना होता है, बस आपको 2 से 3 को गुणा करना होगा, आंसर आ जाएगा। इससे आसान प्रश्न क्या ही आ सकता है, और इंपॉर्टेंट है। कैसे लगाओगे फॉर्मूला? देखो, R बराबर हमको कितना दिया गया है? 3, और ये R बराबर कितना दिया गया है? 2, और 3 प्रतिरोधक हैं, यानी कि N बराबर कितना दिया गया है? 3। और कैसे जोड़ा जा रहा है? श्रेणी क्रम में। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि RS इज इक्वल टू NR, और N की वैल्यू बच्चों कितनी है? 3 है, और R की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो आंसर कितना आएगा? 6 ओम। करेक्ट आंसर होगा 6 ओम। अगर यही होता कि 2 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो आंसर कितना होता? तो जो फॉर्मूला लगाते वो आता कि Rp इज इक्वल टू, यानी कि श्रेणी क्रम में नहीं समांतर क्रम में जोड़ना है, Rp इज इक्वल टू, फिर जो आप आंसर निकालते वो आता फॉर्मूला R/N, यानी R की वैल्यू 2 थी और फिर ये 3 थी, यानी कि Rp अगर आप समांतर में जोड़ेंगे तब समांतर में जोड़ेंगे तब अगर समांतर में जोड़ेंगे तो ये होगा। क्या मेरे बच्चों यहां तक किसी को कोई समस्या? एक बार फटाफट से बता दो सर जी, क्लास 11th के लिए ऐप के ऊपर लास्ट क्लास कब करोगे? दिवाली के आसपास कर लेंगे। अब अगला जो प्रश्न है हमारे पास, वो मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है कि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। सबसे पहली चीज कि अगर स्मॉल m लिखा हो तो इसका मतलब होता है मिली, नोट कर लो कहीं पर। अगर कैपिटल M लिखा हो तो इसका मतलब होता है मेगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है माइक्रो, और अगर मेरे बच्चों के लिखा हो इसका मतलब होता है किलो। नोट कर लो, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, काम आएंगी। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिली बराबर, तो आप बोलोगे 10 की घात -3। तो अगर यही मिली एम्पियर हो जाए ऐसे, तो आएगा 10 की घात -3 एम्पियर, ऐसे आएगा, है ना। अगर एक माइक्रो एम्पियर हो जाए तो आएगा 10 की घात -6 एम्पियर। आप सोचिए कि भैया 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर, हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है मिली। अब मिली पूछा गया है तो करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों ये। क्या आंसर होगा 1 मिली एम्पियर का? 1 मिली एम्पियर का होगा 10 की घात -3। अब एक बात बोलना चाहता हूं, जो बच्चे अभी छुट्टी मना रहे हैं दशहरा के चक्कर में, या हो सकता है कि उन्हें मेरी एनर्जी डाउन लग रही हो कि भैया मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, जैसा मैं रोज बोलता हूं, जैसा मैं रोज चिल्लाता हूं, जैसा मैं रोज पढ़ाता हूं, आज मैं वैसे चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ा पा रहा हूं। उसका कारण यह है कि भैया हेल्थ सही नहीं है, सभी को पता है ना। तो हो सकता है कि कुछ एनर्जी की वजह से चले जा रहे हो, और कुछ को ऐसा फील हो रहा हो कि भैया अभी तो छुट्टी मनाना है। तो जिनको छुट्टी मनाना है ना, याद कर लो कि अभी जब छुट्टियों के बाद स्कूल खुलेंगे तो आप पीछे हो जाओगे, और इन छुट्टियों में जो बच्चे पढ़ेंगे वो सारे के सारे टॉपर बनकर निकलेंगे, क्योंकि वो मेहनत कर रहे होंगे, है ना।
आ गई मेरी बात समझ में? हाँ, मेगा का मतलब होता है बेटा 10⁻6 और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और किलो का मतलब होता है 10⁻3। समझ गए? आगे चलूं? आगे चलते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? फटाफट से बताओगे? एक बार फटाफट से बता दो। सर मेरा नाम आपके साथ पढ़ता हूं, क्या मैं यूपी बोर्ड से हूं, पढ़ सकता हूं? बिल्कुल पढ़ सकते हो बेटा। चलें? ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों बोला गया है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए आप किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपको परिपथ में की सुरक्षा करनी है तो आप किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो आप विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत फ्यूज का। क्योंकि विद्युत फ्यूज का काम क्या होता है कि अधिक धारा आने पर परिपथ को ब्रेक कर देना, तोड़ देना, है ना। विद्युत फ्यूज की एक खास बात होती है, नोट कर लेना। इसकी एक खास बात होती है कि इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। इसका जो गलनांक होता है वो होता है बेटा क्या? कम। और इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। ये बात कहीं पर नोट कर लेना, काम आएगा। ठीक है, ये बात कहीं नोट कर लेना, काम आएगी कि विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक, आगे चलूं। अगला है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? देखो दो टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला कि फ्यूज बनाने में क्या करते हैं, अगला बल्ब में कौन सा लगता है भैया, है ना। अगला कि आप विद्युत इस्त्री यानी कि हीटर या इस्त्री पूछी जा सकती है, एक ही चीज होती है दोनों में, है ना। तो ध्यान से सुनना कि जो हमारा हीटर होता है, हीटर में लगता है नाइक्रोम का तार, हीटर में लगता है नाइक्रोम का तार। और जो फ्यूज होता है उसमें लगता है, मैं आपको दिखा देता हूं, लेड और ये देखो लगता है लेड यानी कि सीसा, टिन और तांबा। ठीक है, लेड, टिन और तांबा। हाँ बिल्कुल, यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं बेटा, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, हम लोग भी यूपी से ही हैं। तो लेड और यूपी की छठी रैंक अपने यहाँ से निकली है, 7वीं रैंक निकली है, 9वीं रैंक निकली है, 10वीं निकली है। लेड, टिन और तांबा इन धातुओं का बना होता है। बल्ब की बात करें तो बल्ब बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझे? अब इसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दिव्यांशी मैम भी हैं हमारे साथ, वो भी आप लोगों की क्लास अब अगले दिन से लेना स्टार्ट करेंगी। जी, नवरात्रि चल रही थी तो मैम व्रत थी। मैम ये पोल दे दीजिए बच्चों को। भाई आप लोग क्यों वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक? अगर वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करोगे तो बच्चों की संख्या कैसे बढ़ेगी? बताओ कैसे बढ़ेगी बच्चों की संख्या? हाँ कैसे बढ़ेगी बच्चों? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का आपसे बोला गया है कि मान क्या होता है, समझिएगा। 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा और बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। नोट कर लो, काम आएगा। अब ये कहां से आया? प्रूफ करने को आता है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर ये सारी चीजें सीखना है कि भैया ये वैल्यू कहां से आई, तो वन शॉट लेक्चर देख लेना, मैंने 3 घंटे में पढ़ाया है। तो एक ये आएगा, होगा नहीं, ये इसमें 10⁻5 है, इसमें भी नहीं होगा। 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा?
डी आंसर करेक्ट होगा। बोलो समझ में आ गई इतनी बात? एक बार फटाफट से बता दो। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश को हम किससे लिखते हैं? बोलो। आवेश को लिखते हैं क्यू से, क्यू से लिखते हैं। और क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई और टी। आई का मात्रक होता है एम्पियर और टी का मात्रक होता है सेकंड। तो एक मात्रक तो यहां से सर ने बता दिया कि एम्पियर और सेकंड, यानी एम्पियर इंटू सेकंड, ये मात्रक हो सकता है। दूसरा जो मात्रक हो सकता है वो हो सकता है कूलाम। दूसरा क्या हो सकता है? कूलाम। और अगली चीज नोट कर लो कि एक कूलाम बराबर, एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड। ये सब बेटा काम आएगा, हम ऐसा नहीं है कि टिक मार करके चले जाएंगे। 1 एम्पियर सेकंड, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको हर चीज अच्छे से समझाएं। तो 1 कूलाम और उसके बाद फिर क्या आया? सेकंड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए यहां तक? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। हाँ बेटा, किसी भी बोर्ड के बच्चे आप हो, पढ़ सकते हो, सबका सिलेबस सेम है, किसी भी बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो। हमने सिर्फ अपना बताया कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? ये सब बेटा छटे हुए क्वेश्चंस हैं, आप उठा के देखो 2024 का पेपर पूछा गया है भाई। ये प्रश्न आप उठा के देखो 2024 का प्रश्न पत्र, लघु पतन के समय। अब बात आती है कि लघु पतन क्या होता है? भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि सर जी लघु पतन होता क्या है? क्या होता है लघु पतन? लघु पतन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब कि भैया धारा बहुत अधिक हो जाए। क्या हो जाए? धारा बहुत अधिक हो जाए। हमसे पूछ रहे हैं आप, धारा बहुत अधिक हो जाए, धारा बहुत अधिक हो जाए और धारा बहुत अधिक होने पर परिपथ ब्रेक हो जाए। उसको हम लोग लघु पतन बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा कि भैया बहुत कम हो जाना, परिवर्तित नहीं होता, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये सब छटे हुए क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण दोनों का चिन्ह नहीं होता है? ये बोला गया है। अब इसका आंसर करो भाई। मैंने पिछली क्लास में बताया था, देखो अमीटर, अमीटर का जो संकेत बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, ये लिख देते हैं इसमें, इसमें प्लस माइनस का चिन्ह होता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस का चिन्ह होता है ना। कुंडली, कुंडली ऐसे बना देते हैं, इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा कुंडली। और गैल्वेनोमीटर में भी नहीं होता है। विद्युत सेल, विद्युत सेल में ऐसे बनाते हैं सेल, इसमें होता है प्लस माइनस का चिन्ह। तो करेक्ट आंसर होगा कि भैया कुंडली में नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर होगा कुंडली। क्लियर? बाकी सब में होता है। अगला है कि एक बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का जो है प्रतिरोध क्या होगा? फिलामेंट क्या होता है सर? सर मुझे ये बताइए कि ये फिलामेंट क्या होता है? सर ये फिलामेंट होता क्या है? देखो आपने बल्ब देखा ऐसे, इस बल्ब के ऊपर आपको इस तरीके से ऐसे एक तार दिखाई देता है, ऐसे ऐसे। तो जो ये लगा होता है, ये इसी को बोलते हैं फिलामेंट। इसी को बोलते हैं क्या है? फिलामेंट, है ना। तो बोला गया है कि 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध क्या होगा? यानी ये V दिया है, ये A दिया है, I दिया है, सॉरी एम्पियर। तो प्रतिरोध पूछा है, तो R बराबर होता है V बटे I, यही होता है। और V का मान बेटा दिया गया है 220, देखो, है ना। और ये दिया गया है हमको 2,
काट देंगे इसको, क्या आंसर आएगा 110, यानी आ गया आंसर 110 ओम। करेक्ट आंसर क्या हो गया 110 ओम। बहुत बढ़िया सर, क्लास 12th के फिजिक्स का आगे चैप्टर पढ़ा देना। बेटा उसके बारे में तो अभी नहीं बात कर सकते हम, है ना। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करें। अब इसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी तो उसका क्या वैल्यू होगा। देखो ध्यान से, ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें प्रतिरोध दिया गया है, ये हमें क्या दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है। अभी ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा गया है कि भैया इसकी धारा क्या होगी, तो आई बराबर फॉर्मूला होता है V बटे R, और बेटा V की जो वैल्यू दी गई है, जो V की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 220, और R की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 55। अगर मैं इसको 11 से काट दूं तो 11 पचे 55 और 11 दूना 22 और 1 0, 5 कम 5, 5 चौको 20, यानी कि 4 एम्पियर करेक्ट आंसर होगा। कोई जल्दबाजी नहीं है। आप देखिए कि ये सारे प्रश्न कभी आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे, कभी आपसे 1 नंबर बहुविकल्पी पूछा जाएगा, और ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 4 एम्पियर। क्या आंसर होगा 4 एम्पियर। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, एक बार फटाफट से बता दो। सर चैप्टर सेकंड नहीं पढ़ाया आपने फिजिक्स में, किसने कहा कि बेटा नहीं पढ़ाया, चेक तो करो एक बार। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है साइंस में जो हमने ना पढ़ाया हो, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है मैथ्स में जो हमारी तरफ से ना पढ़ाया गया हो, सारे चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, है ना। फिर अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है किसी चालक तार की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। मैम बोल दे दिया आपने 24 का। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। भाई जल्दी से फटाफट से आंसर कीजिए ना, किसी चालक तार की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, आंसर बताइए। देखो प्रतिरोधकता को हम लोग रो से लिखते हैं, और जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है वही होता है प्रतिरोधकता का, और करेक्ट आंसर होगा ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर होगा। डन। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि 100 वॉट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया है, तो आपसे बोला गया कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। बेटा कितने वॉट है, 100 वॉट है, और वोल्ट कितना दिया गया भाई, विभवांतर कितना है 220। तो पहले नोट करो क्या दिया गया है। शक्ति दी गई है हमें 100 वॉट, ठीक, और विभवांतर दिया गया है 225 वोल्ट। आपसे पूछा गया है कि आप धारा की वैल्यू बता दो, और धारा आई बराबर क्या होता है, P बटे V। क्यों, क्योंकि P बराबर होता है V इंटू आई, और जो P की वैल्यू दी गई है इस प्रश्न में वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 100, और जो V की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 250। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको 50 से काट दो, 2 बार में जाएगा, और इसको आप 50 से काट दो तो 5 बार में जाएगा। अब 2/5 है, तो आप क्या करोगे, 5 लिखोगे और 2 से भाग करोगे। यही तो गलत तरीका है, यही तो गलत तरीका है। हमेशा हम भाग किससे देते हैं, हम भाग देते हैं हर से, और हर में हमारे पास 5 लिखा हुआ है और हम 2 लिखेंगे। यहीं पे फंसा देता है एग्जामिनर आपको, यहीं पे फंसा देता है। जैसे अभी आप 2 से 5 को भाग दे देते तो आपका आंसर आता 2.5, और देखो ऑप्शन में है। जरा सी मिस्टेक 1 नंबर चला जाता है नॉलेज होते हुए भी, है ना। तो हम दशमलव लगा के एक 0 लगाएंगे, 4 बार में जाएगा, 5 को 20 होगा, यानी कि आंसर आएगा 0.4। हाँ मुझे पता है कि मोस्टली बच्चे सी ऑप्शन ही करेंगे। क्यों सी ऑप्शन कर रहे हैं पता, क्योंकि वो उनको लगता है कि बड़ी संख्या को छोटी से भाग देना होता है। हमेशा आप अंश को भाग देते हो हर से, याद रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी बोर्ड पेपर में। सी आंसर आ रहा है सबका,
ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी से। देखो कुछ बच्चे कैसे बोल रहे हैं, मुझे कसम दे रहे हैं, बोल रहे हैं सर आपको कसम है, आप मुझे बता दो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। भाई यार ऐसे ऐसे बोलते हो तुम लोग, बता दिया जाए? एक ही फेवरेट है? अब आप बोलेंगे सर ये तो सबके फेवरेट है। अब क्या करें, अब बचपन से देख रहे हैं इनको, तब से देख रहे हैं जब से 2007 का वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, तब से देख रहे हैं, है ना? चलें चलो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है कि किसी वैद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? अगर अनंत से उठा करके लाओगे तो विभव बोलते हैं। अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाओ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाओगे किसी एक एकांक धनावेश को, तो फिर जो काम करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों उसको हम विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम विभवांतर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा विभवांतर, अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी। आगे चलूं? अगला प्रश्न है हमारे पास कि ओम के नियम के अनुसार इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं आपको सारे बता देता हूं। देखो सबसे पहली चीज V बराबर होता है IR, तो ये होता तो करेक्ट होता। अब आप V का मान निकाल लिए, अब आप I बराबर निकालोगे तो क्या आएगा? R को नीचे लाओगे V बटे R होगा। अब आप R बराबर निकालोगे ना तो क्या आएगा? बोलो, R को यहां ले आओ, I को नीचे ले जाओ। ये तीन होंगे और तीनों ओम के नियम है, एक ही चीज है। तो देखो VR बराबर I नहीं है, V बराबर I करेक्ट है, IV बराबर R इनकरेक्ट है, R बराबर V इनकरेक्ट है। यानी करेक्ट आंसर होगा इनमें से B। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? B ऑप्शन करेक्ट होगा। मैम पोल दे दिया हमारे बच्चों को, जल्दी से दे दिया ना आपने? भाई आंसर करें फटाफट से आप लोग, है ना? अगला दिया जाए प्रश्न, मैम पोल हटा के दूसरी दे दीजिए अब। चलिए भाई 28 नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है ना? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की घात 19, 0.16 गुणे 10 की घात 19। तो पहली बात तो ये जान लो कि आवेश माइनस में होता है, 10 की घात -19 होता है, तो ये प्लस वाले तो खत्म। अब इन दोनों में से कुछ बचा, 3.6 नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति में याद रखिएगा कि ये हमेशा ऋणात्मक प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है बेटा? हमेशा ऋणात्मक प्रकृति का होता है। अगला जो है कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन का बता दो ठीक है, अब आप प्रोटॉन का बता दो तो मैं जानू भाई फटाफट से। आर्यन पटेल बताइए जल्दी से, क्या बोला गया है कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? जल्दी से बताएं। इलेक्ट्रॉन का तो ठीक है भाई, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हो गया 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये तो सर इलेक्ट्रॉन का हो गया। सर प्रोटॉन का बताओ। सर इलेक्ट्रॉन का ठीक है, प्रोटॉन का बताओ, बता दो भाई फटाफट से। प्रोटॉन का क्या होगा? ABCD। मैम पोल दे दिया आपने। 29 नंबर प्रश्न का मैम कितने बच्चे ए आंसर कर रहे हैं जी? और डी देखिए, इसका मतलब 50% के आसपास बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। याद कर लो, जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वही प्रोटॉन पे होता है। जो भी आवेश इलेक्ट्रॉन पे होगा सेम टू सेम आवेश किस पे होगा? वही सेम टू सेम हमारे इलेक्ट्रॉन पर होगा, वही सेम टू सेम हमारे प्रोटॉन पर होगा। दोनों के ऊपर बराबर आवेश होता है, प्लस माइनस का भी अंतर नहीं होता। बस डिफरेंस होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो ऋणात्मक होता है, जो प्रोटॉन पे होता है वो धनात्मक होता है, पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यही इलेक्ट्रॉन पे यही प्रोटॉन पे। करेक्ट आंसर होगा डी। अब ए ऑप्शन जो बच्चे कर रहे हो सब गलत हो।
ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि 1 जूल प्रति कूलाम किसके बराबर है? जूल प्रति कूलाम किसके बराबर है? देखो इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिखा जूल और फिर बटे में क्या कर दिया? कूलाम कर दिया। अब जूल यानी कि ये किसका मात्रक होता है? डब्लू का। और कूलाम क्यू का। डब्लू बटे क्यू किसके बराबर होता है? बोलो, डब्लू बटे क्यू किसके बराबर होता है? ये तो सर वी के बराबर होता है। और वी क्या होता है? विभवांतर। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। करेक्ट आंसर वोल्ट हो गया। आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि भैया जूल प्रति कूलाम दिया था तो जूल का मात्रक, जूल किसका मात्रक? डब्लू का। कूलाम किसका मात्रक? क्यू का। तो अब आपको बताना है कि भैया डब्लू बटे क्यू होता क्या है? डब्लू बटे क्यू होता है वी। और वी का मात्रक फिर यहाँ पे वोल्ट आ गया और फिर ये जूल हो गया और ये कूलाम हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है क्या? करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बी। वेरी गुड। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? यह प्रश्न 2022 में आया था। मैम ये फैन ऑन कर दीजिएगा। यह प्रश्न 2023 में आया था। यह प्रश्न 2024 में आया है। क्या ये 2025 में आएगा? कमेंट करके बताओ, क्या 2025 में आएगा? क्या है प्रश्न? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? मैम कितने बच्चे इसका आंसर ए कर रहे हैं? ए ऑप्शन करने वाले, और बी और सी 30। वेरी गुड। 30% बच्चों ने इसका आंसर ये किया है और लगभग 48% बच्चों ने इसका आंसर ये किया है। सब बस। अब ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों को सिर्फ एमसीक्यू अच्छा लगता है, और ये 38% वो बच्चे हैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और वो 48% वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? एमसीक्यू के लिए पढ़ाई करते हैं। भैया एमसीक्यू आएगा, मजा आएगी, आंसर करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, सुधर जाओ मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो दिक्कत होगी। अगर आप मेरी क्लास देखोगे 3 घंटा वाली, तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि अगर सिर्फ किलोवाट आएगा तो फिर ये शक्ति का मात्रक होगा, यानी कि पावर का मात्रक होगा, या वाट होगा तो शक्ति का मात्रक होगा। अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है? वो भी शक्ति का होता है। अब देखो बी आंसर करने लगे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब बच्चों विद्युत ऊर्जा अगर पूछा जाए किलोवाट घंटा, किलोवाट के साथ साथ घंटा भी लगा दो तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। क्यों क्यों होता है सर? किलोवाट किसका मात्रक है? पी का। घंटा किसका मात्रक है भैया? घंटा किसका मात्रक होता है? समय का। और पी गुणे टी बराबर होता है डब्लू। तो करेक्ट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा का। इसीलिए बोर्ड पेपर में आता है। पता क्यों आता है? क्योंकि मोस्टली बच्चे इसका आंसर गलत करते हैं, इसीलिए आता है ऐसा। समझ गए? हाँ, अब तो नहीं गलत होगा ना? आ गई बात समझे? चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न कि एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है? आपके घर में जो बिजली का बिल आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट में आता है वो। और 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। कितनी बार मैंने समझाया कि भैया 1 यूनिट बराबर, नोट कर लो कहीं पर, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा और जूल में निकालना है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। अगर आपसे बोर्ड पेपर में पूछ लिया जाए कि जूल और किलोवाट घंटा में क्या संबंध है, तो आप ये करोगे। ठीक, करेक्ट आंसर होगा 1 किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक ओम होता है, कूलाम होता है, वोल्ट होता है, या एम्पियर होता है? बेटा ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ना? और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का मात्रक होता है ना? और एम्पियर किसका मात्रक होता है?
धारा का मात्रक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। समझ गए? अब तो गलती नहीं करोगे, इतने सारे मात्रक बता दिए सर ने। ठीक, अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या बोलते हैं? अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है और फिर आप उसको समय से डिवाइड कर दो तो उसको क्या बोलेंगे? ए बी सी डी आंसर प्लीज, जल्दी से बताएं। ए बी सी डी। और फिर मैं बोल रहा हूं, जिन बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, वो बच्चे हमारा कौन सा वीडियो देखें जो हमने वन शॉट वाला करा रखा है, 3 घंटे वाला। एक बार 3 घंटे आप शिद्दत से पढ़ लो ना बैठ करके, मैं कहता हूं आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। देखो जरा ध्यान से, आवेश प्रवाह की समय दर को क्या बोलते हैं? ये तो परिभाषा हो गई भैया। आवेश यानी कि क्यू, समय मतलब टी, और क्यू बटे टी बराबर क्या? आई, यानी कि क्या होगा? धारा होगा। क्या होगा? धारा करेक्ट आंसर होगा। प्रतिरोध नहीं हो सकता, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं हो सकता, चालकता नहीं हो सकती, चालकता सिलेबस में नहीं है। 1 कूलाम किसके बराबर है? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो जरा ध्यान से सुनो। कूलाम यानी कि क्यू, अभी ध्यान से देखना। जूल यानी डब्लू, एम्पियर यानी कि आई, एम्पियर यानी कि आई, सेकंड मतलब टी, और कोई है क्या इसमें? बाकी तो सब वही है ना। मुझे एक ऐसा संबंध चाहिए जो क्यू, डब्लू, आई और टी इनके बीच में हो, पर ये चारों एक साथ तो कहीं नहीं दिए गए ना। देखो भाई, 2-2 दिए गए हैं, एक तीसरा, यानी क्यू कंपलसरी है। अब क्यू का संबंध डब्लू के साथ होता है, पर क्यू बराबर होगा वी क्यू बराबर डब्लू होता है ना, तो क्यू बराबर होगा डब्लू बटे वी, यानी कि जूल प्रति वोल्ट हो सकता है, पर वो ऑप्शन में नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या फिर मैच करेगा भैया? क्यू, आई और टी, यानी कि क्यू बराबर होता है आई और टी। आई का मात्रक होता है बेटा एम्पियर, और मुन्ना टी का मात्रक होता है सेकेंड। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो, है ना, सॉरी एम्पियर इंटू सेकेंड। क्लियर? अगला जो हमारे पास प्रति सेकंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता प्रति सेकंड? क्योंकि सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब फिर आप एम्पियर यानी आई बटे टी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, आई टी होता है, तो गुणे का चिन्ह लगेगा। इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तांबे के तार का, लोहे के तार का, एल्युमिनियम के तार का, या टंगस्टन के तार का? बताओ भाई जल्दी से, किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का बना होता है ना। तांबे के तार का नहीं होता, लोहे के तार का नहीं होता, एल्युमिनियम के तार का नहीं होता। अच्छा, क्यों होता है टंगस्टन के तार का? कारण बताओ भाई, कारण बताओ। क्योंकि क्योंकि टंगस्टन का गलनांक, टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। इसलिए होता है बेटा। समझ गए क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि एक एचपी, एचपी का मतलब अश्व शक्ति, इसका मात्रक बता दो फटाफट से। 50 प्रश्न करेंगे, 50 प्रश्न करेंगे, जल्दी से बताइएगा। सर जी 19 नंबर क्वेश्चन गलत है बेटा मेरे लाल, फिर से पढ़ के आ जाओ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे बराबर होता है आवेश, 1.6 × 10⁻⁻19 ही होगा। इसीलिए कहते हैं ढंग से पढ़ा करें मेरे लाल। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक अश्व शक्ति, जैसे आपने गाड़ी के सुना होगा, मेरी गाड़ी 2 HP की है, मेरी गाड़ी 3 HP की है, मेरी गाड़ी 4 HP की है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि HP का मतलब ये किसी का वैल्यू यूनिट होता होगा। किसका यूनिट होता है? शक्ति का यूनिट होता है। और किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। नोट कर लो कि 1 HP बराबर, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट, और अश्व शक्ति नोट कर लीजिएगा
अश्वशक्ति यानी कि एचपी किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक होता है बेटा? शक्ति का मात्रक होता है, यानी कि शक्ति का मात्रक होता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला है कि एक हम 40 प्रश्न करेंगे, सिर्फ 50 नहीं है, 40 है, मुझे लगा 50 प्रश्न थे। अब बच्चों अगला जो हमारे पास है वो है हमारे पास कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर। अब इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि भैया माइक्रो मतलब 1 माइक्रो मतलब माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10 की घात -6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। समझ गए? कौन सा आंसर हो जाएगा? 10 की घात -6। 7 नहीं हो सकता, ऊपर वाले तो बिल्कुल नहीं हो सकते। यहां तक किसी को समस्या? अरे शिवम सर मेरा भी नाम पढ़ लो। पहले बेटा अपना नाम सही करो, है ना? आपने नाम ही ऐसा लिख रखा है कि भाई मैं क्या ही करूं। अगला है हमारे पास कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर होता है, अमीटर होता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर है, अमीटर है, प्रतिरोधक होता है, कुंडली लग जाती है ना? प्रतिरोध लग जाता है, प्रतिरोधक लग जाता है, सेल लग सकता है, बैटरी लग सकती है, कुंजी लग सकती है। सबके चित्र वगैरह सब अच्छे से पढ़ाए गए आपको। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत परिपथ। अंतिम प्रश्न आपके सामने रखने जा रहे हैं और इसके बाद आपको यह बताना होगा कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो अंतिम प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? यह पूछा गया है, यानी आपसे पूछा गया है कि भैया विद्युत शक्ति का कौन सा फॉर्मूला इसमें से करेक्ट है, यह पूछा गया है। विद्युत शक्ति के कुछ फॉर्मूले हमने आपको पढ़ाए थे। P बराबर W/T, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। इतने फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, जिसमें से पहला फॉर्मूला है P बराबर W/T, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन है भाई? ये वाला मैच करेगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। याद रहेगा? क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? एक बार फटाफट से बता दो। आराम से क्लियर हो गया ना? अब अगली बात मैं बोलना चाहता हूं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आपके जितने भी टॉपिक हैं, जैसे आपका सिलेबस अगर मैं बात करूं इस चैप्टर का, तो है विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध, ये सारे टॉपिक। इसका एक एक टॉपिक हमने अपने लेक्चर्स में करा रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको लिंक मिल जाएगी और जहां से जाने के बाद आप कंप्लीट चैप्टर देख सकते हो। ठीक है? सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और भाई मैं आपसे बस एक ही बात बोलना चाहता हूं, छुट्टियां मनाओ, पर इतनी ज्यादा छुट्टियां मत मना लो कि आप कहीं पीछे रह जाओ। ठीक है? छुट्टियां मनाओ पर पढ़ाई भी जारी रखो। एटलीस्ट शाम को तो बैठो क्लास में पढ़ने के लिए। ठीक है? आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और मैं कहता हूं जो बच्चे भी मुझे करेक्ट बताएंगे कि मेरे 40 में कितने आए हैं, जो सच सच बोलेंगे, सच सच बोलोगे ना, उनको हमारी तरफ से एक हार्ट भी दिया जाएगा। लेकिन आपको सही जवाब देना पड़ेगा कि भाई मैंने सर इतने इतने प्रश्न का आंसर सही किया है। ठीक? आपका कितना सही हुआ है आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना। ठीक है? तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। कल है हमारा सैटरडे और कल हम लोग एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वन एवं
वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हम लोग कल करने वाले हैं और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ एक प्लान शेयर करूंगा और फिर प्लान के अकॉर्डिंग क्लास होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सर मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेंड नहीं किया है ना बेटा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड नहीं किया है आपने अगर, तो आप शुरू से क्लास को देखो और बताओ मुझे कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट किया है। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।